अब पढ़ेंगे अपन सती रोकथाम अधिनियम 1987। अब आपको पता होगा, मैं इसकी हिस्ट्री पे जाना चाहूँगा थोड़ा सा। अलाउद्दीन खिलजी तो दिल्ली में शासन कर रहा था और उसने सुना था कि पद्मिनी जो है चित्तौड़ की महारानी, जो राजा रतन सिंह की पत्नी थी पद्मिनी, उसके बारे में उसने चर्चे सुने थे कि बहुत सुंदर है। तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने उसको रतन सिंह तक बात पहुंचाई कि ये तो कैसे कहें कि उसकी लड़की को उसकी पत्नी को दिखा दें या दे दें। उसने उसको कहा कि एक बार उसको मुझे दिखाया जाए। उसको उसको कांच में मिरर में दिखाया था। उसको लगा कि ये बहुत सुंदर है, और जब वो बाहर छोड़ने गया था उसको, तो उसका अपहरण कर लिया था रतन सिंह का। रतन सिंह का जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपहरण कर लिया था, तो उसके बाद में इसी ने चतुराई से पद्मिनी ने गोरा और बादल की सहायता से राजा रतन सिंह को छुड़वाया गया था दिल्ली से। तो ये बात जब अलाउद्दीन खिलजी को हुआ कि ये तो वापस ले गए हैं रतन सिंह को, उन्होंने अटैक कर दिया था रतन सिंह के वहाँ राज्यों पर। उसके दौरान रतन सिंह घायल हो गए थे और उनकी डेथ हो गई थी, और उनके सैनिक टूट पड़े थे पद्मिनी को लेने के लिए। पद्मिनी ने उस समय 16,000 शतरानियों के साथ में जोहर किया था। उस समय से ये सती प्रथा अपने आप को बचाने के लिए जोहर किया था। और आपको पता होगा, कहानी सुनी होगी आपने, गोरा बादल का नाम तो सुना ही होगा, इतिहास पढ़ा होगा। तो ये इसमें तब से ये स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद जाते जाते राजस्थान में सीकर जो जिला है, राजस्थान के सीकर जिले में युराला एक जगह थी, उसमें एक राजपूत महिला थी रूप कंवर, जिसकी शादी हुई थी 18 वर्ष की थी, और उसके कुछ समय पश्चात उसके पति की डेथ हो गई। तो लोगों ने उसको चढ़ा चढ़ू के और जिस प्रकार के उसको प्रोत्साहित करके दुष्प्रेरित करके उसको सती कर दिया गया था, उसकी पति की चिता के साथ जला दिया गया था। ये मामला देश विख्यात के देश प्रदेश के जो न्यूज़पेपर है उसमें उछला था। और उस समय जब तत्कालीन ये लाड कुमारी है, इसने एक चिट्ठी लिखी थी हाई कोर्ट के जज को। हाई कोर्ट के जज ने इस चिट्ठी को एक PIL माना, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन माना, जनहित याचिका माना, और जनहित याचिका पे सुनवाई करते हुए तुरंत इस पे आदेश दिया कि इसके बाद जो भी प्रथाएं हैं इसको रोकी जाए। और इसके बाद जस्ट बाद चुनरी महोत्सव होने वाला था, उस पर रोक लगाने के लिए ऑर्डर किए थे हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने जब ये ऑर्डर किए थे तो उसके बाद में भी चुनरी महोत्सव हुआ था। और चुनरी महोत्सव जब हो गया था तो उस समय के जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे हरदेव जोशी, इस मामले में उनको इस्तीफा देना पड़ा था रूप कंवर सती कांड मामले में, जो 1987 में हुआ था। जब ये रूप कंवर वाला मामला ये 1987 में हुआ था, उस समय तुरंत फुरत में गुलाब सिंह सख्तावत उस समय गृह मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी और एक सती निरोधक अध्यादेश राजस्थान में लाया गया था। ये अध्यादेश लाया गया था राजस्थान में। अब ये आपको पता होगा कि अध्यादेश कब लाया जाता है। अध्यादेश जब लाया जाता है किसी राज्य में सत्र नहीं चल रहा हो विधानसभा का और कानून बनाने की जरूरत पड़ती है, तो राज्य में राज्यपाल अध्यादेश लाता है और केंद्र में राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है। तो इसमें अध्यादेश लाया गया था। आप बताइए मुझे, अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत लाया जाता है? अध्यादेश राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लाता है? आपको मैं सारा चीज जोड़ते हुए इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको ध्यान में रहे। आर्टिकल 123 के तहत, शाबाश, आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाया जाता है। तो ये अध्यादेश लाया गया था राज्यपाल द्वारा और इसमें सती निरोधक अध्यादेश लाया गया था। अब ये अंग्रेजों द्वारा सती प्रथा को 1829 में पहली बार बंगाल सती विनियम
अधिनियम के तहत 1829 में प्रतिबंधित किया गया था, अंग्रेजों द्वारा 1829 में। आपने पढ़ा होगा शारदा एक्ट इसके ठीक 100 साल बाद आया था। शारदा एक्ट कब आया था, अभी पढ़ाया था मैंने, वो ठीक 100 साल बाद 1929 में आया था। ये 1929 में शारदा एक्ट आया था और उसके पहले 1829 में सती प्रथा को रोकने के लिए पहली बार कानून लाया गया था। बंगाल सती विनिमय 1829 के तहत प्रतिबंधित किया गया था। उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक गवर्नर जनरल थे और राजा राम मोहन राय इसके समाज सुधारक थे। तो ये था इसकी हिस्ट्री के सती प्रथा किस प्रकार से स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद में जब सरकार को लगा तो सरकार, केंद्र सरकार ये सती निरोधक अधिनियम 1987 लेकर के आई थी। इस अधिनियम के प्रमुख, सती का यदि कोई प्रयास करना, यानी कोई महिला सती होने का प्रयास भी करती है तो वो 1 साल का कारावास का दंड है और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता। सती का दुष्प्रेरण, यानी कोई व्यक्ति किसी महिला को उसकी पति की मृत्यु के बाद उसको सती होने के लिए उकसाता है, तो ऐसे उकसाने वाले को दंड देखो कितना है, दुष्प्रेरण करता है यानी उकसाता है, वो धारा 4 के तहत LI का मतलब है लाइफ इम्प्रिजमेंट, यानी आजीवन कारावास। आजीवन कारावास जो मृत्युदंड तक भी हो सकता, मृत्युदंड तक भी हो सकता यदि वो सती हो जाती है तो। और यदि प्रयास का दुष्प्रेरण करता है तो उसका आजीवन कारावास। तो धारा 4 में दुष्प्रेरण पे भी बहुत ज्यादा दंड है। ये आपको पता, ब्रह्म समाज के थे, संस्थापक थे, दहेज प्रथा का भी विरोध करते थे, बाल विवाह का भी विरोध करते थे राजा राम मोहन राय, और भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। तो सती, ये था सती का दुष्प्रेरण करने वाले का दंड धारा 4 में। यदि कोई व्यक्ति सती का गुणगान करता है, गौरव बढ़ाने के लिए कोई दंड है, वो है धारा 5 में। यानी गुणगान कैसे, कि आप तो बहुत सती होने के बाद में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसका गुणगान करता रहता है, या सती हो गई वो पवित्र हो गई, ये हो गई, इस प्रकार का गुणगान करता है, वो धारा 5 में अपराध है और इसमें सजा है 7 साल की। सजा कितनी है? 7 साल की। अब इसको रोकने के लिए अब इस प्रकार के ये क्लास कविता कुमारी रोज होगी। आपको जो जब जब मेरी क्लास होगी आप लोगों को टाइम बता दिया जाएगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे लगातार जुड़ा रहूँगा। इसके अलावा आवश्यक कदम कौन उठाएगा? कलेक्टर है। DM का मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर है, वो आवश्यक कदम उठाएगा इसको रोकथाम के लिए। जैसे कहीं पे मान लो सती का कोई मेला भरा जाना, तो इस प्रकार का मेला वगैरह को प्रतिबंधित कर सकता, वो करेगा कलेक्टर। सती कहाँ मंदिर बना हुआ है, कोई अन्य निर्माण है, यदि वो निर्माण 20 साल के अंदर बना हुआ है तो उस निर्माण को कलेक्टर हटवा सकता है। ये मामला ये था सती के रूप वाला। इसमें निषेध क्या है कि सती होने का कोई प्रयास करता है, सती होने के लिए कोई दुष्प्रेरण करता है, या सती को कोई गौरवान्वित करता है तो उसके ये निषेध कार्य है। या कोई जलने दफन होने के लिए दुष्प्रेरण करता है, उकसाता है, उसे लाभ होने की बात करता है, निर्णय में भाग लेता है, शमशान तक को साथ जाता है, नारे लगाता है, सती स्थल पर उपस्थित रहता है। यदि कोई पुलिस या कोई प्रशासनिक लोग कार्रवाई करते हैं तो उसमें यदि कोई बाधा डालता है, तो ये सारे के सारे ये इस सती रोकथाम अधिनियम में अपराध के कृत्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो अपन ने जैसा पढ़ा था कि ऐसी प्रथाओं का त्याग जिसमें स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, वो है अलाउद्दीन खिलजी वाली अभी बात पढ़ी थी। तो सती की पूजा, उसके पक्ष में माहौल बनाना, प्रचार करना, महिमा मंडन करना, ये सब अपराध है। अब राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ पर गैर कानूनी घोषित किया था? ये किया था बूंदी नरेश ने। बूंदी नरेश जो राव विष्णु सिंह थे, उन्होंने इसको सती प्रथा को सबसे पहले इसको 1822 में गैर कानूनी घोषित किया था। किसने किया था भाई? बूंदी ने, महाराजा विष्णु सिंह ने 1822 में इसको गैर कानूनी घोषित किया था। इसी प्रकार से सबसे पहले कन्यावध को कहाँ घोषित किया था गैर कानूनी?
वो किया था कोटा शासक महाराव राम सिंह ने। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, कोटा शासक राव सिंह ने 1833 में इसको किया था, गैर कानूनी घोषित किया था। डाकन प्रथा, डाकन प्रथा को गैर कानूनी कहां घोषित किया बताइए आप, कौन से महाराजा ने किया था? डाकन प्रथा किया था सबसे पहले उदयपुर ने 1853 में महाराजा स्वरूप सिंह ने इसको डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। और बाल विवाह निषेध अपन ने पढ़ाई था, हरबिला शारदा 1929 में अवरोधक अधिनियम आया था, इसमें 18 और 14 साल की उम्र थी। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कंप्लीट हुआ, समझ में आया भाई? शाबाश। देवश्री गहलोत, कविता कुमारी, मोहनलाल कटारिया, बहुत बढ़िया। ये जमानती या गैर जमानती? ये गैर जमानती है, सारे अपराध, सारे के सारे ये अपराध है। अब अपन पढ़ेंगे स्त्रियों की लज्जा भंग या अपमान करने के संबंध में धाराएं। धारा जो आपने पढ़ा था, सुना था, निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में। निर्भया कांड होने के बाद में एक जे.एस. वर्मा की कमेटी गठित की गई थी कि किस प्रकार स्त्रियों के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम की जाए, किस प्रकार का कानून लाया जाए। तो जे.एस. वर्मा की एक रिपोर्ट पर धारा 354 में कुछ संशोधन किए थे। धारा 354 क्या है? ये धारा मुख्यतः छेड़छाड़ और स्त्री की लज्जा भंग करने से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ छेड़छाड़ करता है या उसकी लज्जा भंग करता है, उसको अपमानित करता है, यानी इस धारा में 354, 354A, 354B, C और D ये धाराएं जोड़ी गई थी। A, B, C, D ये धाराएं बाद में जोड़ी गई थी। 2012 से पहले सिर्फ 354 IPC थी। अब 354 IPC क्या है, ये आपको मैंने चार्ट बनाया है। 354 IPC है महिलाओं का लज्जा भंग करना या मर्यादा भंग करना। कैसे करना? उस पर हमला करके या आपराधिक बल का, क्रिमिनल फोर्स का यूज करके या असॉल्ट करके उसकी लज्जा भंग करना, उसको अपमानित करना, वो है 354 IPC में। अब ये 354 IPC में अपराध है वो संज्ञेय है और साथ में गैर जमानती है। ये अपराध है गैर जमानती है और संज्ञेय है। इसमें सजा कितनी है? न्यूनतम इसमें सजा है 1 साल और अधिकतम सजा है 5 साल। तो जो धारा 354 का अपराध है, हाँ टाटगढ़ से राजेंद्र साल्वी, हाँ अभी आप इसको समझो आराम से, सारी चीज़ें अवेलेबल आपको कराई जाएगी। आप बिल्कुल धैर्यपूर्वक समझो, इसमें अपन कहीं भाग नहीं रहे। चाहिए टाइम अपने को ज़्यादा लग जाए, आधा घंटा, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अपन तसल्ली से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। या जल्दबाजी करें? बताओ आप भाई, फास्ट पढ़ाएं या अपने ये स्पीड ठीक है? एक बार कमेंट से बताएं मुझे। कमेंट्स नहीं बता रहे हो आप। आराम से, थोड़ा तेज, सही है। 354 IPC है, वो है छेड़छाड़, लज्जा भंग, मर्यादा भंग, आपराधिक बल या हमला के द्वारा। न्यूनतम इसमें सजा 1 साल, अधिकतम है 5 साल। मैं आपको एक केस याद दिलाऊंगा 1988 का, बहुत चर्चित केस है 1988 का। 1988 में एक रूपन देवल बजाज IAS हुआ करती थी पंजाब कैडर में, और वहाँ पे KPS गिल DGP थे, वहाँ पंजाब पुलिस के DGP KPS गिल और रूपन देवल बजाज IAS थी। एक वहाँ पर उस समय होम सेक्रेटरी द्वारा पार्टी रखी जाती है, उस पार्टी में रूपन देवल बजाज भी आते हैं और उसमें KPS गिल भी मौजूद होते हैं। KPS गिल ने उस पार्टी में उसके साथ बदतमीजी की थी, IAS ऑफिसर थी रूपन देवल बजाज के साथ, उसके नितंबों पर हाथ से मार दिया था। तो उसके बाद में ये मामला 1988 में, मैं 1988 की बात कर रहा हूँ, ये मामला पहले तो उसकी FIR दर्ज नहीं होती है, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आती है, तब उसकी FIR होती है। और इस 1988 के 17 साल बाद में
17 साल बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको दोषी ठहराया था आईपीएस केपीएस गिल को। केपीएस गिल पद्म श्री से सम्मानित बहुत बड़ा नाम था, आतंकवादियों में उसका खौफ था। पंजाब में उस समय आतंकवाद सिरमौर पे था, बहुत ज़्यादा था। उस समय आतंकवाद का नाश करने वाला, आतंकवाद खत्म करने वाला केपीएस गिल था। इतने बड़े चर्चित चेहरे को रूपन देवल बजाज ने इस 354 आईपीसी में सजा दिलाई थी। बहुत ही चर्चित केस, आप कहीं भी सर्च करोगे नेट पे रूपन देवल बजाज वर्सेज केपीएस गिल तो आपको डिटेल मिलेगी। इतना बड़ा चर्चित केस था। आज भी कई मामलों में इस मामले की सजा मतलब कई देते हैं, तो इस केस का उदाहरण देते हुए सजा देते हैं। अब है 354 ए, यानी ये धाराएं 354 ए बी सी डी ये बाद में जोड़ी गई थी। 354 ए है सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है? यानी यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट में 4 प्रकार के उसमें है कैटेगरी बांटी गई है। पहली है फिजिकल टच, यानी मतलब कोई लड़की नहीं चाहती है फिर भी आप लोग उसको टच करना चाह रहे हैं जबरदस्ती, कोई फिजिकल टच, उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उससे कोई सेक्सुअल डिमांड करते हैं, दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करते हैं उसको। पहला फिजिकल टच और कांटेक्ट आ गया। सेकंड में है उससे सेक्सुअल डिमांड करना, यानी उससे दोस्ती बढ़ाना। तीसरे में आ गया अश्लील साहित्य, कोई पोर्न साहित्य दिखाना, पोर्न कोई चीज दिखाना, अश्लील साहित्य दिखाना जो वो देखने की इच्छुक नहीं है, उसकी इच्छा के विरुद्ध। या सेक्सुअल कमेंट करना, यानी ये सारी चीजें, यानी पहला क्या है फिजिकल कांटेक्ट या फिजिकल टच। फिर है सेक्सुअल डिमांड, सेक्सुअल डिमांड का मतलब उससे दोस्ती बढ़ाना। तीसरा जो इसका पार्ट है वो है अश्लील साहित्य यानी पोर्न दिखाना। चौथा कमेंट्स करना, यानी ये सारे उद्देश्य पूर्वक किए गए हो। जैसे आप बस में जा रहे हो और आपका हाथ टच हो गया, वो कोई अपराध नहीं है। आप उद्देश्य पूर्वक उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर के उसको टच करते हो, उससे कांटेक्ट करते हो, उससे सेक्सुअल डिमांड करते हो, उससे पोर्न साहित्य दिखाते हो। तो ये फर्स्ट सेकंड 3 पोर्शन ये हो गए। चौथा है उसमें कमेंट्स करते हो, यानी आप वो लड़की जा रही है सीटी बजा रहे हो इस प्रकार का आशय रखते हुए, तो ये 354 ए का अपराध है। अब ये जो पहले 3 है फर्स्ट सेकंड थर्ड है, इसमें सजा है 3 साल की। और जो चौथा है सीटी बजाने वाला या कमेंट्स करने वाला, उसमें सजा है 1 साल की। तो आप समझ लो सीटी बजा रहे हो तो भी आप कितना बड़ा अपराध कर रहे हो, आपको सजा हो सकती है 1 साल। ये सारे अपराध है वो जमानती है, इसमें पुलिस बेल ले सकती है। तो ये था 354 ए। 354 ए भाई समझ में आ गया? 354 ए, 354 ए पहला है फिजिकल कांटेक्ट या फिजिकल टच। दूसरा है आपके इसमें सेक्सुअल डिमांड। तीसरा है आपका पोर्न दिखाना। और चौथा है कमेंट्स करना। तो ये सारे के सारे अपराध है। इसमें सजा 1 से लेके 3 वाले में है 3 साल तक। और उसके इसमें जो सेक्सुअल कमेंट्स हैं, आप सीटी बजा देते हो या इस प्रकार की अशोभनीय टिप्पणियां कर देते हो, मतलब कुल मिला के वो अपराध है जो अपनी खुद की बहन या अपनी माँ बेटी जा रही हो और उस पर कोई टिप्पणियां करे, वो अपने को अच्छी नहीं लगे, वो समझ लो आप ये इस धारा में कवर हो रही है। इस प्रकार से अपने मर्यादित आचरण रखते हुए आप ध्यान रखें, अपने भी जिस कोख से पैदा हुए हैं वो माँ है, इस प्रकार की किसी भी प्रकार की टिप्पणियों से, इस प्रकार की हरकतों से बचें। ये न केवल आपराधिक कृत्य है बल्कि ये नैतिक मूल्यों को भी गिराता है। इसलिए मेरा अनुरोध है इस प्रकार की हरकतें नहीं करें। उसके बाद में अपन देखेंगे 354 बी। 354 बी क्या कहती है? यानी डिस्टर्ब, यानी जबरदस्ती किसी लड़की या महिला के कपड़े उतरवाना। दैट्स वेरी सीरियस ऑफेंस।
सजा क्या है? कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल, 7 साल तक की सजा किसी लड़की या महिला के जबरदस्ती कपड़े उतरवाना। ये धारा पूछी भी गई थी इस कांस्टेबल वाली परीक्षा में। कौन सी जबरन कपड़े उतरवाना किस धारा के तहत अपराध है? वो है 354B के तहत अपराध। फिर है 354C। ये वोयरिज्म। वोयरिज्म क्या है? दृश्य रतिकता। कोई लड़की या महिला ऐसा कोई कृत्य कर रही है जो वो ये मान के चल रही है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, यानी वो उसका प्राइवेट का एक्ट कर रही है, और उस प्राइवेट एक्ट के दौरान आप उसकी टकटकी लगा कर देखते हो, फोटो खींचते हो, उस फोटो को आगे फॉरवर्ड करते हो, तो वो है इस तरीके जो इस प्रकार के कृत्य करना 354C का अपराध। 354C का अपराध है धारा 354C। यानी जब वो जैसे नहा रही हो मान लो, और आप उसको पता है कि मैं नहा रही हूँ या मुझे कोई नहीं देख रहा, आप उसकी फोटो ले लेते हो और फोटो फॉरवर्ड कर लेते हो, तो ये 354C का अपराध है। आप वो कहीं जंगल में यानी खुले शौच के लिए जा रही है, वहां आप उसको टकटकी लगाई देख रहे हो, फोटो ले रहे हो और फॉरवर्ड कर रहे हो, 354C का आप अपराध कर रहे हो। या वो लड़की या महिला वो फोटो अपने खुद की मर्जी से खिंचाती है और आपको कहती है कि इस फोटो को कहीं मत भेजना, और आप उस फोटो को फॉरवर्ड कर देते हो, इस धारा का अपराध है 354C का। तो इस प्रकार से इसमें सजा कितनी है? आप ये अपराध पहली बार करोगे तो इसकी सजा है 3 साल, और यदि आप यही अपराध सेकंड बार यानी रिपीट करते हो तो इसकी सजा है 7 साल तक। तो पहले वाली जो सजा है, प्रथम बार यदि आप अपराध कर रहे हैं तो वो तो है जमानती, तो और सेकंड बार वाला है अजमानती, यानी एक ही अपराध को आप बार बार कर रहे हो तो फिर अजमानती हो जाता है। तो ये था 354C। समझ में आया भाई? बताएं। फिर है 354D स्टोकिंग। अरे भैया पैर की हड्डी दिक्कत है, सब ठीक कर देंगे, आप चिंता नहीं करें, आप पहले इस क्लास को एंजॉय करें, आपकी हड्डी भी ठीक होगी, सब ठीक हो जाएगा। आप लोग अच्छे से समझे, इसको समझने की कोशिश करें। दृष्टि पंड्या, देवश्री गेहलोत और प्रभुराम बेनीवाल, प्रशासनिक शब्दावली सब हो जाएगी। आप एंजॉय, प्रेजेंट टाइम को आप एंजॉय करें। आप अब उसके बाद में है 354D स्टॉकिंग, पीछा करना। पीछा करना मतलब है किसी महिला जा रही है और आप उसको इस उद्देश्य से पीछा करते हो, तो ये वो अपराध है। इसके अलावा उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका मोबाइल देखते हो, उसकी मॉनिटरिंग करने की कोशिश करते हो, तो वो है उसकी चैटिंग देखते हो, तो वो है 354D का अपराध। इसमें भी सजा वही है, प्रथम अपराध में 3 साल और सेकंड अपराध में है 7 साल तक। तो ये था। हाँ पूरा करवाएंगे, आप चिंता मत करें। प्रथम अपराध में 354D में है सजा 3 साल तक, और सेकंड अपराध में है हाँ प्राइवेट जगह में मिलते हैं तो कोई व्यक्ति रोक सकता है क्या इस प्रकार के? ये आप अभी क्लास पढ़ाई करो, आप इस प्रकार की बातें बाद में की जाएगी। उसके बाद में है धारा 509 IPC, यानी स्त्री की लज्जा को हास्यपूर्वक शब्दों से, ध्वनि द्वारा, जैसे सीटी बजा करके या कोई अंग वस्तु का प्रदर्शन करके उसकी प्राइवेसी में दखल डालकर उसका अनादर करना। यानी किसी स्त्री की लज्जा को सार्वजनिक स्थान पर हास्यपूर्वक के अपनी कोई अंग दिखा करके या इस प्रकार की कोई वस्तु दिखा करके उसकी लज्जा को अनादर करना, वो है 509 IPC। इसमें भी जो सजा है वो 3 वर्ष तक की सजा है। इसमें सजा है वो 3 वर्ष तक की सजा है। तो ये था अपना टॉपिक, महिलाओं से छेड़छाड़ से संबंधित धाराएं और जो नई धाराएं जोड़ी गई वो। अब नेक्स्ट है